को लेकर लालू जी जैसे सत्येंद्र जी ने कहा, अजय भाई ने भी कहा, रवि भाई ने कहा, बुल्लन जी ने कहा, आप लोगों ने कहा, लालू जी आज एक प्रतीक है, सिंबॉलिक है। वो एक विचारधारा को लीड कर रहे हैं या एक विचारधारा पे अपनी पे स्टैंड कर रहे हैं, खड़े। और वो विचारधारा किन लोगों की है? वो 85-90% लोगों की, जिसे हम बहुजन विचारधारा कह सकते हैं। और एक विचारधारा इस देश में हजारों साल से चल रही है जो 15% लोगों की है। उन 15% लोगों में भी 3 या 5% लोग हमेशा डोमिनेट करते हैं, जो आज भी डोमिनेट करते हैं। अब जैसे अभी अवतार जी ने कहा कि राष्ट्र और धर्म दो चीजें उठा के बीजेपी इसका फायदा लेती है, तो मैं थोड़ी भूमिका बनाना चाहूंगा अपने विषय में आने से पहले। तो ये जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, अगर आप हजारों साल का इतिहास पढ़ेंगे तो ये धर्म को आज आपकी ढाल बनाए हुए। पहला इनका ढाले के धर्म की कहते हैं हिंदू। लेकिन अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो बाबा साहब ने कहा है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोग कहा, उन्होंने हिंदू धर्म नहीं कहा। और जब आप इतिहास को पढ़ेंगे या डीएनए रिसर्च को पढ़ेंगे तो भारत की जो संस्कृति है इसमें बहुत सारे लोगों का मिक्सचर है। जो वैदिक लोग रहे या उससे पहले द्रविड़ रहे, नाग रहे या और लोग शक कुषाण लोग आते गए मिलते, आज वो ब्लड मिक्स हो चुके हैं। तो लेकिन जो हमारा समाज है इस देश में, जो ब्राह्मण जो समाज है, वो आज भी अपने आपको सुपरमेसी का कॉम्प्लेक्स है उसको। वो मानता है मेरा तो डीएनए श्रेष्ठ है, जबकि रिसर्च में ऐसा कुछ नहीं है। सारी लड़ाई यहीं से शुरू होती है। तो मैं ये कहता हूँ मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम नहीं हो। तो ये जो हिंदू धर्म का इन्होंने चोला ओढ़ा है, 6747 जातियां माननीय काशीराम जी ने बताई थी, तो इनको लगता है कि हिंदू धर्म कह देने से मेरा ये आशय है कि हिंदू धर्म नहीं है वो उसे आप अगर दूसरे उसको देखेंगे तो ब्राह्मण धर्म आपको दिखेगा। आज का आप उदाहरण देखिए, मैं आपको 5 एग्जाम्पल देता हूँ। भारत के लोकसभा स्पीकर का नाम, भारत के थल सेना अध्यक्ष का नाम, भारत के सुरक्षा सलाहकार का नाम, भारत के 80% कैबिनेट, भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री का नाम, या अन्य सीबीआई ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस, या आप हाई कोर्ट में देखेंगे, जितने संस्थान आप देखेंगे आपको यही लोग मिलेंगे। एक ही वो 3% लोगों का, जिन्हें हम मनुवादी कह सकते हैं, मनु के वंशज कह सकते हैं, और मोदी जी के गुरु का नाम आप देख सकते हैं तो वो भी वही मिलेंगे। तो ये जो हिंदू धर्म कह के वर्ण व्यवस्था को लोग स्थापित करते हैं। जैसे आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए, अभी सदन में मुख्यमंत्री जी योगी जी बोल रहे थे कि समाजवाद नकली है और रामराज असली है। तो इनके रामराज में आज आपके सबके पास गूगल है। 74 जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आप 74 जिले में अभी अगर आप निकाल के देखेंगे तो 2 जाति को छोड़ के आपको डीएम नहीं मिलेगा तीसरी जाति, और वो 2 जाति कौन होगी? इनकी। तो यानी कि इनका जो ये रामराज है ये वर्ण व्यवस्था आधारित है। और वर्ण व्यवस्था ये कहती है कि 15% लोगों के हाथ में सत्ता रहेगी और 85% लोग शूद्र, जिनको नाम दे दिया गया शूद्र, के ये लोग काम करेंगे और इनकी सेवा करेंगे। इनको संपत्ति का अधिकार नहीं होगा, शिक्षा का अधिकार। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। जब ये यूपीए की गवर्नमेंट चल रही थी, चिदम्बरम उस समय गृह मंत्री थे, तो एक केस आया मालेगांव कर्नल पुरोहित का और प्रज्ञा ठाकुर का, जो आज एमपी बनी। मालेगांव के उसमें ऑन रिकॉर्ड ये एविडेंस है कि कर्नल पुरोहित ने एक संस्था बनाई अभिनव भारत के नाम से। ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट में है और ये कोर्ट में पेश हो चुका, मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान। अब उसका बयान आप सुनिए वो क्या कहता है अपनी मीटिंग में। वो कहता है कि मैं मोहन जी भागवत जी से मिला, उसके बाद मैं इजराइल गया, इजराइल जाने के बाद मेरी उनसे मीटिंग हुई। उन्होंने मुझसे ये कहा, हमने उनसे कहा कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हमारा संविधान मनुस्मृति और 27 अन्य स्मृति है। ये संविधान हमारे लिए बहुत खतरनाक है, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हमारा झंडा ये भगवा पेशवाओं का झंडा है, आप हमको कॉन्सुलेट दीजिए, हमको दूतावास का एक्सेस दीजिए और हमको हथियार दीजिए। तो वहां उसने आगे ये ब्यौरा दिया है कि उन्होंने इजराइल के लोगों ने कहा कि हम आपको अभी कॉन्सुलेट तो नहीं दे सकते, जब आप अपने देश में कोई विद्रोह कर लोगे तो हम आपको मान्यता देते। उसके बाद वो अभिनव भारत का कर्नल पुरोहित वापस मोहन जी भागवत जी से मिलता है और वो नेपाल जाता है। नेपाल जिस सम्राट से वो मिलता है उसका भी नाम उसने उसमें लिखा और उसने कहा कि आप अपनी ये जो रेजिमेंट है मेरे 100 लोगों को ट्रेनिंग दीजिए मिलिट्री की, 40 लोगों को मेरे ऑफिसर की ट्रेनिंग दीजिए और 100 लोगों को मेरे कमांडर की ट्रेनिंग दीजिए। और उन लोगों को जब आप ट्रेन करके मुझे वापस कर देंगे तो हथियारों की व्यवस्था हम खुद कर लेंगे। तो ये आदमी फिर ये नागा लोगों से मिलता है, विद्रोहियों से। तो ये जो राष्ट्रवाद की आपको बात कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो 52 साल तक गोलवलकर ने ये कहा था कि 3 रंग का झंडा अशुभ है, 3 रंग जो है अशुभ होते हैं, और 52 साल तक इन लोगों ने कभी अपने नागपुर में झंडा नहीं लगाया। तो इनका राष्ट्रवाद आप समझिए और इनका जो ये वर्णवाद है इसको भी समझिए। आज जो लड़ाई हो रही है वो बहुजन बनाम ब्राह्मण, बहुजन बनाम जो इनकी वर्ण व्यवस्था उससे हो रही है। अब जैसे ये भगवान राम को इस्तेमाल करते हैं
कि हमारे गुरु महाराज, जिनको हम सदगुरु साहब हमारे महाराज को मानते हैं, उन्होंने कहा कि एक राम दशरथ के बेटे, एक राम घटघट में लेटे, एक राम है सकल पसारा, कौन सा राम तुम्हारा राम है? वो राम हमारे राम नहीं है, जो रोम रोम में बसे वो राम। अगर आप उसको राम मानते हो तो हम भी यदुवंशी हैं। भगवान राम की 11 कलाएं, हमारे तो कृष्ण जी की 16 कलाएं। तो आप हमारे मंदिरों पर कब्जा करके बैठे हो, हमसे टोल टैक्स लेते हो और हम ही से नफरत करते हो। तो ये बड़ा विरोधाभास है प्रैक्टिकली उसमें। ये सिर्फ वही विचारधारा की लड़ाई है, शासक और शोषित के बीच में लड़ाई है। आज कोई बड़ा फेस इनको लालू यादव के अलावा यहाँ उत्तर भारत की पट्टी में दिख नहीं रहा, तो ये लालू यादव के पीछे लग गए। और यदि लालू यादव झुक जाते तो वो गवर्नर बन जाते, राष्ट्रपति बन जाते, उनके बेटे केंद्र में मिनिस्टर बन जाते। लेकिन वो झुके नहीं, क्योंकि वो आदमी है जिसने चरावा विद्यालय दिया। पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाइए, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आदमी अपनी आजीविका भी पालन करेगा, भैंस भी चराएगा और पढ़ाई भी कर रहा है। उस व्यक्ति ने उस समय जब सांप्रदायिक चरम पे थी तो अडवाणी को गिरफ्तार करने का काम किया कि मैंने संविधान की ओथ ली और मुझे संविधान में का पालन करना। उस व्यक्ति ने रेलवे को ऐसा रिच बनाया पूरी दुनिया में कि फ्रांस में, अमेरिका टीमें आई कि भाई आपने इससे कैसे वो ले लिया। तो उस व्यक्ति को लीजेंडरी ना मान के उसको नाम दिया चारा चोर। 98,000 का आरोप। आज भी कोई सूबे का मुख्यमंत्री अपनी ट्रेजरी से 58,000 रुपए निकालेगा बिना डीएम की अनुमति, और उस मुकदमे में उनको सजा। एक जो पूर्व रिटायर्ड जस्टिस है काटजू या दूसरे, उन्होंने इसी अस्थाना साहब का ये भी बताया कि लालू को सुनियोजित तरीके से आरएसएस ने और बीजेपी ने फंसाया। तो मेरा इस मंच के माध्यम से, क्योंकि बात बहुत बड़ी है और भी आगे हम मिलते रहेंगे, मेरा ये अनुरोध है कि आज जो हमने मीटिंग की है, एक हम संघर्ष समिति का गठन करें जिसमें सब समाज के लोग, हमारे जो बैकवर्ड की माइनॉरिटीज के और ओबीसी के हैं, वो उसके बैनर पे आए। और उसके बाद हम 3-4 तरीके से इसको आगे लेके चलें। जैसे पहला मेरा सजेशन है कि जो सोशल मीडिया की ताकत है, भुल्लन भाई मेरे साथ बैठे हैं, और जब टिकैत जी आंदोलन कर रहे थे तो हमारा आना जाना वहाँ होता। उस दिन जिस दिन टिकैत जी वहाँ रोए थे, तो उसके थोड़ी देर बाद में वहाँ पहुंचा, मेरा फेसबुक लाइव भी उस समय। तो टिकैत जी रोए, यहाँ पे तो कितने लोग थे, 400-500 थे, इससे ज्यादा तो नहीं थे, दूसरे बॉर्डरों पे थे। लेकिन ये रुके कैसे? मैं आपको सोशल मीडिया की ताकत बताता हूँ। जब टिकैत जी रोए तो कनाडा से एक ट्वीट चला, #कायरमोदी। आधे घंटे के अंदर वो ट्वीट 5.5 लाख बार रीट्वीट हुआ। जैसे ही, और वो नंबर 1 ट्रेंड करने लगा एशिया में। जैसे ही रीट्वीट बढ़ा उस पर, तो मोदी जी ने कहा मैं एक कॉल दूर हूँ, क्योंकि ये छल कपट और सोशल मीडिया की सरकार है, ब्रेन वॉश की सरकार है। तो ये तुरंत डर गया, अभी बैकफुट गया। ऐसा ही दूसरा उदाहरण आप देखोगे कि जब हमारे दलित समाज ने आंदोलन किया, सड़कों पे उतर गए, तो इन्होंने वो बिल भी वापस लिया। तो इनको लगा ना कि सारा देश सड़कों पर उतर गया। तो कोई राजा ये नहीं चाहता कि सत्ता के सुख में बाधा पड़े। आज ये सत्ता का सुख ये आरएसएस और ये लोग उठा रहे हैं, तो ये विद्रोह नहीं चाहते। तभी मोहन भागवत जी ये बयान दे देते हैं कि पुरोहितों ने बनाई, अब उन्होंने कह दिया कि मौखिकी। तो वो सत्ता का सुख लेते रहना चाहते हैं। आप समझिए 50 यूनिवर्सिटी पिछले 9 साल में नहीं बनी भारत में, लेकिन 547 ऑफिस बीजेपी और आरएसएस के बने। आप जय शाह के घर पे ईडी कभी नहीं जाएगी, अडानी के घर ईडी कभी नहीं जाएगी, येदियुरप्पा के घर भी नहीं जाएगी, शिवराज चौहान के भी घर नहीं जाएगी। वो ईडी किसके घर जाएगी? लालू जी के सालों के यहाँ भी नहीं जाएगी। लालू जी के सालों के नहीं, लालू जी के सालों को जा सकती है, वो भी तो वही है। आप देखिए, गौरव भाई ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि 2003 के बाद जब से ईडी का गठन हुआ, 6,000 या 5,000 कुछ केस हुए हैं आज तक, और उसमें से कन्विक्शन कितना है? 25। तो 6,000 में 25 लोगों को इन्होंने दोषी साबित किया। 1% भी नहीं है सिर्फ। तो इनका आप मकसद को समझ जाइए कि इनका मकसद क्या है। लेकिन जैसे कि आप हमारे विचार आए हैं, तो मेरा ये कहना है कि सबसे बड़ी आज ताकत सोशल मीडिया। आज की जो ये मीटिंग है, अवनींद्र भाई को मैंने ड्यूटी दी है कि जो यूरोप में, यूएस में, कनाडा में, वेस्ट इंडीज में, सूरीनाम में, मलाया में, जो भी बैकवर्ड है, यादव है, SC ST है, उसको आप उसके पेज पे ये चीज़ें डालें। और जब वो चीज़ें वहाँ से चलेंगी और ये बार बार मल्टीपल होंगी, चेन रिएक्शन होंगी, तो ये सरकार प्रेशर में आएगी। उसको ये लगेगा कि ये एक ऐसा इशू बन गया लालू यादव के सब यूनाइट हो रहे हैं इसके पीछे। दूसरा मेरा ये है कि हम जंतर मंतर पे एक सांकेतिक धरना रखें, चाहे 100 लोग जाएं, 50 लोग जाएं, 20 लोग जाएं, एक सिंबॉलिक हम वहाँ पे एक प्रदर्शन का वो रखें कभी भी। और राष्ट्रपति के नाम, और खासकर जो हमारे बैकवर्ड के सांसद हैं, MLA MP है, उनसे भी हम 5-5 लोग, 6-6 लोग जाके मिले। उनसे भी ये कहना है भाई आपकी क्या राय है इस पर, लालू जी के साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, कल DP यादव जी से मेरी बात हुई, वो बिहार में थे। तो DP यादव जी की कुछ खूबियाँ ऐसी हैं कि जो लोग आश्चर्यचकित होते सुन। मेरे साथ कोई बैठे थे तो उन्हें लग रहा था कुछ और जवाब देंगे, अध्यक्ष जी भी थे, लेकिन उन्होंने इतना बोल्ड जवाब दिया। उन्होंने कहा ये तुम्हारा स्टेप बहुत अच्छा है और मैं इस पर तुम्हारे साथ हूँ और मैं अपना मैसेज भी भेज रहा हूँ। उसके बाद मेरी रवि भाई से बात हुई बम्बई से,
फिर मुझे बिहार से अरुण यादव से बात हुई, छत्तीसगढ़ से एक और से यादव से बात हुई, फिर एक सैनी से बात हुई। तो लोग वेट कर रहे हैं कि कहीं से कुछ चीज निकले। वो भी जैसे आपने कहा लीडरशिप मास की क्या होता है कि जब नेता नकारा हो जाते हैं तो जनता अपने आप नेता नया चुन लेती है। आज हमारे नेता सदन में जवाब नहीं दे पा रहे। भाई हमारे अखिलेश जी ये जवाब नहीं दे पाए कि उनको सदन में मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। एक झूठी लिस्ट लेके 56 में से 40 एसडीएम बता रहे हैं जो कि झूठी है, और उस झूठी लिस्ट को काउंटर 2 दिन बाद कर रहे हैं। उनको इतना कहना था अखिलेश जी को कि आज आप 74 डीएम में से मुझे बता दीजिए कितने सजातीय डीएम है आपके, कौन कितनी भागीदारी आप पिछड़ों को दे रहे हो, तो वहीं खत्म हो जाती है। साथ सबके विकास की बात करते हो, लोगों को बरगलाते हो। आपका जो ये हिंदू है, ये वर्ण व्यवस्था है, आप मनुस्मृति को लाना चाहते हो, आप बाबा साहब के संविधान को नहीं मानना चाहते। बाबा साहब का जो संविधान है वो स्वतंत्रता, समानता और न्याय पे डिपेंड होता है, और इनका जो है वो अन्याय, असमानता और विघटन पे पैदा होता। तो ये सारी लड़ाई वही है 15 और 85 की लड़ाई। और मैं जैसे लोगों के विचार सुने हैं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी एनर्जी लोगों के अंदर है और इतने अच्छे थॉट्स होंगे। तो बस मैं अब ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आज के इसकी प्रोग्राम की पोस्ट को जो जहां भी जुड़ा हुआ है अपने इसमें, वो लालू जी की एक फोटो लगा के, कैप्शन लगा के अपनी तरफ से देके उसको आगे भेजिए। और एक हम लोग डिसाइड कर लें किसी भी एक दिन जंतर मंतर पे गौरव भाई या संतोष जी वहाँ एक परमिशन डाल दें, और वहाँ संख्या से फर्क नहीं पड़ता। संख्या से मैंने बताया ऐसे उसका पूरे देश में जाए, पूरे देश में जाए। टिकैत जी के साथ संख्या नहीं थी, भुल्लन गवाह है यहाँ पे, लेकिन वो संख्या कहाँ बैठी थी? जैसे टिकैत जी रोए उत्तर भारत के टोल टैक्सों पे जाट समाज जाके बैठ गया ट्रैक्टर लेके, और किसान समाज ने उसको बैकअप किया, फॉलो किया, कमेटी से लोग आए। तो जब तक आप पहल नहीं करोगे, हम पिछड़ों में सबसे बड़ी जाति है, सबसे ताकतवर जाती है। बिहार में हम लोगों को जब इनका राज सामंतवादी होता तो लठक बना के हम लोग को रखा जाता था, ये लड़ेगा हटेगा नहीं। तो मेरा ये कहना है कि हमें ये स्टेप ले लिया है हमने, और इसको आगे बढ़ाएं, इसको मल्टीप्लाई करें। और ये मल्टीप्लाई का सबसे बड़ा हथियार जो दुधारी तलवार, ये सोशल मीडिया IT सेल है, ये सबसे जबरदस्त तरीका, और इससे ये डरते भी हैं। जो RSS का आपने उदाहरण बताया, 48 घंटे के अंदर जिस दिन वो मीटिंग हुई सब समाजों में, कमिश्नर का ये कहना था जिला अध्यक्ष को, बीजेपी को, कि या तो इसको मैं गिरफ्तार कर लूंगा, नहीं तो 48 घंटे में समझौता। प्रेशर में कैसे 144 लगी हुई है, उसके बावजूद हम लोग गए, जेल में तो डालेंगे ना। देखो मैं आपको बताऊं, सम्राट ये इतिहास पढ़ो, जो राजा हो गया वो किससे डरता है? वो डरता है फकीर से, जिसके पास खोने को कुछ नहीं। आज हमारे जो नेता है वो फकीर नहीं है, वो अपनी संपदा बचाने में लगे हुए, मुझे जेल ना हो जाए, मेरी जीवन शैली। फकीर था जयप्रकाश लोहिया, राजनारायण, मुलायम सिंह यादव, ये लोग फकीर थे, ये कभी नहीं डरे संघर्ष। तो जब ये अभी अगर हमारे नेता डरेंगे तो लीडरशिप कहीं ना कहीं से फूट जाएगी। मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। अभी भीम आर्मी के चीफ है चंद्रशेखर, उनकी मैं बताऊं, उसके 70-80 से ज्यादा इस समय उनके ऊपर मुकदमा है। अभी एक घटना घटी, उन्होंने पंचायत का चुनाव लड़ा हरिद्वार में, और बेईमानी से उनके 4-5 लोग जीत रहे, तो उनको हरा दिया गया। हराने के बाद वहाँ बीजेपी सरकार ने उनको बंद कर दिया। चंद्रशेखर ने एक फोन किया वहाँ के कप्तान को कि मैं 11 तारीख को आ रहा हूँ, 40,000 लोग लेके, और रोशनाबाद में रहूंगा जब तक ये नहीं छूटे। उसके हाथ पैर फूल गए। उसने चीफ मिनिस्टर को कहा, चीफ मिनिस्टर ने SSP को कहा, SSP ने आके वहाँ पे उसी के गाँव में आके हाथ जोड़े और उन लोगों को बिना किसी उसके पहले रिलीज किया। तो जनबल की ताकत ये है, जिसके पीछे टिकैत जी के पीछे जनबल था। उंगली नहीं लगा सकते टिकैत जी को, आज उंगली लगा के देख लें, उंगली नहीं लगा सकते आप चंद्रशेखर को, उंगली अखिलेश को भी नहीं लगा सकते, बहन जी को भी नहीं लगा सकते, लेकिन वो अपने शैल में आए और ये लोग फ्रंट पे है। तो हमें ये है कि हमें अपनी ताकत को पहचानना है और उसको उसी तरीके से आगे बढ़ना है। हम सच की तरफ है, हम बाबा साहब के संविधान, ज्योतिबा फुले जी की आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं, सच को लेके चल रहे हैं, और वो झूठ को लेके चल रहे हैं। तो जीत एक दिन हमारी होगी, और इसी उस पर अब आगे जो भी आप लोगों की राय रहेगी, हम लोग एक ग्रुप बना देंगे, और जैसे भी आगे आगे प्रोग्राम रहेंगे तो उसमें आप लोग शामिल रहें, और इसी एनर्जी को आप आगे दिखाएं, और भी समाजों को हम कोशिश करेंगे इसमें जोड़ने की। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।